So today we are solving past paper of JSMU. We have different MCQs here. So let's start discussing. Number one is most abundant content of living cell is. Here they are asking that what is the most abundant content? कौन सी ऐसी चीज है जो कि एक लिविंग सेल, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है, किसी भी लिविंग सेल के अंदर क्या हो, अबंडेंट हो, बहुत ज़रूरी हो और पाई जाती हो। तो हमारे पास सबसे अबंडेंट चीज़ क्या होती है? इट इज़ वाटर। हमारे लिविंग सेल के अंदर ब्लड प्रेजेंट नहीं होता, हमारे लिविंग सेल के अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है, लेकिन हम जो कहते हैं ना सबसे अबंडेंट चीज़ हमारे पास प्रेजेंट होती है वो क्या होता है? वाटर। जैसे कि वाटर हमारे किस में प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। वो हमारे पास एक फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर एक हमारे पास वाटर कंटेंट होगा जो कि क्या करेगा, उसकी कंसिस्टेंसी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। अच्छा बेटा मैं 2 मिनट स्क्रीन शो करती हूँ। I just forget it. आवाज आ रही है अब आपको मेरी? बेटा am I audible? Okay, let's start. मैंने क्या चीज़ बताई कि लिविंग सेल में जो सबसे अबंडेंट चीज़ होती है इट इज़ वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन आवर लिविंग सेल। either we are talking about plant cell or animal cell, what is the most abundant in our living cell, right? नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी हुई होती है? सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास 2 लेयर्स होती हैं फॉस्फोलिपिड की, उनको हम कहते हैं कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। उसके अंदर कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्या करती है? सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी देती है हमारे पास, जो सिलेक्टिव मटेरियल को इन और आउट करने की इजाज़त देती है हमारे पास, जैसे कि जो यूजफुल प्रोडक्ट्स है वो हमारे सेल के अंदर एंटर हो सके, एंड द वेस्ट प्रोडक्ट्स विल रिमूव आउट फ्रॉम द सेल, एक्सक्रीट आउट फ्रॉम आवर सेल। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बनी होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। बेसिकली क्या होती है, इसके पोलर हेड होते हैं और नॉन पोलर टेल होती है, जिसके थ्रू क्या करती है, पूरी एक मेम्ब्रेन बनाती है और पूरा मैकेनिज्म उसके थ्रू हमारे पास क्या होता है, रन होता है। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एवरेज अडल्ट इज। किसी भी एवरेज अडल्ट लाइक मी, हमारे पास हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो कितना वॉल्यूम होगा, हमारी बॉडी में कितना ब्लड होगा? सो नॉर्मली इन एवरेज अडल्ट वी हैव 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। अच्छा, इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, वो रेंज पे डिपेंड करता है, बट नॉर्मली कितना होगा हमारे पास? 5। जी जी बेटा, आई विल शेयर दिस PDF विद यू पीपल, डोंट वरी। ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मल जो वॉल्यूम होता है ब्लड का किसी भी एवरेज एडल्ट में, इट इज 5 लीटर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। एंजाइम्स आर, अच्छा इस चीज़ के बारे में तो आप लोगों को पता है कि एंजाइम्स क्या होता है, हमारे पास प्रोटीन नेचर में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारे पास? शुगर्स हैं। लिपिड क्या है हमारे पास? फैट, ऑयल, घी, बटर, दीज ऑल थिंग्स आर लिपिड्स ना। इन सब चीज़ों में क्या पाया जाता है? लिपिड होता है। न्यूक्लिक एसिड इन नेचर होता है तो ऐसी बात नहीं है, न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। तो एंजाइम क्या होते हैं? बेसिकली जितने भी एंजाइम है उनको हम बोलते हैं कि वो क्या है? प्रोटीन है, क्योंकि वो प्रोटीनिक नेचर के होते हैं, प्रोटीनिशियस होते हैं। वो एंजाइम्स जो होते हैं आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, तो अमाइनो एसिड मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। तो हम क्या कहेंगे, अगर अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बना रहा है और हम कहेंगे अमाइनो एसिड मिलके एंजाइम बना रहा है, तो मीन्स दे बोथ आर सेम। तो एंजाइम्स की नेचर क्या होती है? नेचर वाइज ये होता है प्रोटीनियस नेचर के। लाइसोसोम का क्या फंक्शन होता है? लाइसोसोम बेसिकली हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम का हमारे पास जो मेन फंक्शन है वो किसका काम होता है? ये डाइजेस्ट करता है। हमारे पास जितनी भी लाइक चीज़ें हैं जिनको हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट हैं, कुछ भी है, उनका उनकी डाइजेशन करवाता है। और फिर उसके बाद वो क्या होते हैं? डाइजेशन करवाने के बाद फिर वो बाद में आगे जाके फर्दर
और ऑर्गेनल्स के थ्रू और चीज़ों के थ्रू दे आर एक्सक्रीट आउट फ्रॉम आवर सेल। तो लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन आवर डाइजेशन ऑफ सेल्स। सेल के अंदर जो डाइजेशन हो रही है उसकी बात हो रही है, नॉट इन आवर स्टमक। लाइसोसोम क्या करता है? फंक्शन करवाता है डाइजेशन का, जो हमारे सेल में जो भी चीज़ें होती हैं। अच्छा, सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, यू मस्ट हैव टू लर्न द फंक्शंस ऑफ इट, राइट? लाइक आप चाहे जो अगर आप नॉर्मली बहुत बेसिक पूछें तो राइबोसोम हो गया, न्यूक्लिक न्यूक्लियोइड हो गया, या न्यूक्लिक एसिड आप कह लें, आप कह लें गोल्जी एपरेटस, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, और बहुत सारे मतलब जो ऑर्गेनल्स हैं, साइटोप्लाज्म है और माइटोकॉन्ड्रिया है। इनके आपको फंक्शंस पता होने चाहिए कि किस ऑर्गेनल का क्या फंक्शन है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ इंटरनल बॉडी ऑफ ह्यूमन। अच्छा बेटा, जो इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, वो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जो हमारा एक्सटर्नल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता। वी ऑल नो दैट कि 37 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर है। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का, एक्सटर्नल बॉडी का कभी भी हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर 37 नहीं होता। हमारे पास अगर हम चेक करते हैं तो वो हमारे पास 25 तक आता है या 20 इस तरह कुछ आता है। तो हमारे पास नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो होती है उसका इन्होंने पूछा कि इंटरनल जो इंटरनल बॉडी है ह्यूमन की, उसका नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? तो इट इज 37 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस पे हमारे एंजाइम्स बेस्ट वर्क करते हैं। वो एंजाइम्स जो कि हमारे डाइजेशन करवा रहे हैं, डाइजेशन में बहुत सारे एंजाइम हमारे पास इंक्लूड होते हैं। हमारी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, ये तीन मतलब बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम अपनी डाइट में लेते हैं। या तो हम प्रोटीन खा रहे हैं, या तो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, या तो हम लिपिड ले रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, राइट? So enzyme always work best at which temperature? At 37 डिग्री सेल्सियस. So we called it that are the internal human body temperature, normal temperature is 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये इन चीज़ों की डेफिनेशन आई थी छोटी छोटी, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि आप वो क्या कर सकें, पढ़ सकें। आपके पास आपकी जो बुक है या आप जहाँ से भी लाइक पढ़ते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ शेयर करूँगी। तो जो डिफाइन लिखा हुआ है या जहाँ लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। मे बी इट विल रिपीट अगेन। तो आपने क्या करना है, इसको पढ़ना है। अच्छा, इसमें मैंने बीएसएमटी से भी कुछ आप लोग के एमसीक्यूज डाले हैं, कुछ आप लोगों के मैंने फार्म डी, डीपीडी, लाइक मुझे जहाँ जाके मिले वहाँ वहाँ के मैंने डाल दिए। क्योंकि कोई एक जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर आपके प्रॉपर लाइन वाइज, ईयर वाइज जो है एमसीक्यूज हो। तो जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ मुझे मिली, मैंने वो मिला के आपको ये दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर ने पूछा कि ब्लड इज कम्पोज्ड ऑफ, हमारा ह्यूमन ब्लड जो है, ओके, हमारा जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, हम बोलते हैं कि ह्यूमन ब्लड के अंदर प्लाज्मा या कॉर्पस्कल्स है। तो बेसिकली वाकई में हमारा जो प्लाज्मा पार्ट होता है, मतलब लिक्विड पार्ट जो होता है, और कॉर्पस्कल मतलब उसके अंदर बाकी जितने भी छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स आप कह लें कि प्रेजेंट है, वो सब होते हैं। अगर आप बोलें कि हमारे ब्लड में सिर्फ सेल और प्लाज्मा, तो ऐसी बात नहीं है। हमारी जो है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे पास कॉर्पस्कल्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी ब्लड में। और भी अगर आप बोलें कि सिर्फ उसके अंदर प्लाज्मा और प्रोटीन है, या प्लाज्मा या लिपिड है, तो बेशक हमें हमारी बॉडी में ये सब चीज़ें प्रेजेंट है। बट हम क्या बोलते हैं कि ये सब चीज़ें मेजरली रोल नहीं करती। मेजरली हमारे पास क्या नहीं बना रही होती, ब्लड नहीं बना रही होती, ठीक है। तो हमारे पास ब्लड में क्या है, प्लाज्मा आता है, कॉर्पस्कुल्स आते हैं, और हमारे पास और फर्दर भी और भी मतलब चीज़ें होती है। जब आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं ना, तो उसमें आपको पता चलता है कि बफी कोट होता है, हिमेटोक्राइट होते हैं। तो ये क्या होता है, नॉर्मल हमारे पास ब्लड के अंदर ये सब कॉर्पस्कुल्स प्रेजेंट होता है, जिनको हम कह रहे हैं कि प्लाज्मा के अलावा क्या होगा हमारे पास। प्लाज्मा क्या है, बेसिकली वाटर है। उसके अंदर प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, मतलब ये सब चीज़ें प्रेजेंट होगी, जो कि वाटर लाइक वाटरी मटेरियल में क्या करिए, ट्रैवल करिए। अगर आप कॉर्पस्कल्स की बात करें तो उसमें बफी कोट आ जाता है। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, या हीमेटोक्राइट हो जाता है, जिसमें हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट इन आवर ब्लड, ठीक है। तो इस तरह से करके हमारे पास क्या होती है, ब्लड की कॉम्पोजिशन आती है। The word dash
refers to the gradual development of something. किसी भी चीज की डेवलपमेंट हो रही है, किसी भी चीज में वेरिएशन आ रही है, चेंजेस आ रही है, डेवलप हो रहा है वो, और ग्रेजुअली मतलब यहाँ पे आप कह लें कि कॉन्स्टेंटली उसके अंदर चेंजिंग आ रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो इट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं कि किसी भी चीज में हमारे पास क्या हो, डेवलपमेंट आ रही हो, लेकिन किस तरह से, कॉन्स्टेंटली या ग्रेजुअली। तो उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, उस चीज को हम कहते हैं यहाँ पर एवोल्यूशन, जो कि आप लोग का चैप्टर भी है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं इकोलॉजी की बात करूँ तो इकोलॉजी भी एक साइंटिफिक स्टडी को ही हम कहते हैं, जिसके बीच में हम क्या पढ़ते हैं, रिलेशनशिप पढ़ते हैं हम लोग किसके बीच में, बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स वगैरह, एनिमल, माइक्रोब्स एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। और जो भी उनका फिजिकल एनवायरनमेंट होता है, या जो भी ऑर्गेनिज्म है और उसका फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। और उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन तो लाइक राइट ऑप्शन था एवोल्यूशन, जो मैंने आपको बता दिया। थर्ड में हमारे पास है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ द सेल्स एंड फोकस ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनल्स, देयर फंक्शन, और जो भी उनकी पैथोलॉजी होती है। पैथोलॉजी हम कहते हैं कि जो भी लाइक वो किसी भी हमारे सेल में कोई भी इन्फेक्शन हो गया, किसी की वजह से कोई डिजीज कॉज हो रही है, तो वो किस वजह से हो रही है, क्या एबिलिटी ऑफ डिजीज क्या है, एबिलिटी टू कॉज डिजीज, उन सब चीज़ों को हम क्या बोल रहे हैं, पैथोलॉजी बोल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, साइटोलॉजी में हम लोग ये पढ़ते हैं। ठीक हो गया। डैश आर द रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय फिजिकल मीन। हमारे पास ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं जो कि हम रिप्लेनिश कर सकते हैं बाय फिजिकली लाइक हम लोग क्या करें, कोई भी चीज़ दोबारा बना सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली बेटा जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है ना, वो हमारे पास नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलती है। ठीक है, जैसे कि सनलाइट, विंड, वाटर, और ये जो जियोथर्मल हीट हो गई, लाइक ये सब चीज़ें हमें किससे मिल रही हैं, ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होती है, हमारे पास नेचुरली हमें नहीं मिल रही होती, और वो क्या होती है हमारे पास बेसिकली, अगर हम कह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हमारे पास सनलाइट वगैरह है, तो नॉन रिन्यूएबल क्या है, जो कि जिसको हम दोबारा बना नहीं सकते, दोबारा जनरेट नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं, ऑयल, गैस, नेचुरल गैस, इसको हम नेचुरली बना नहीं सकते। ये हमारे पास कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स है, हमारे पास काफ़ी अरसे पहले हमारे पास क्या हुए, हमारी जो ज़मीन में यहाँ पे क्या हुए, बनते रहे। ठीक है, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि वो एनर्जी सोर्सेज जो क्या हो सके, रिप्लेनिश हो सके, फिजिकली हम उन्हें दोबारा बना सकें, तो वो कौन से होते हैं, रीन्यूएबल, जो कि रीन्यू हो सकते हैं। और वो चीज़ें जो कि रीन्यू नहीं हो सकती, दोबारा नहीं बन सकती, वी कॉल दैम नॉन रीन्यूएबल। तो हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी। Next, they are asking about the highest level of biological classification is. हमारे पास सबसे हाईएस्ट लेवल पे, सबसे अपर लेवल पे हम कैसे बायोलॉजी को क्लासिफाई करते हैं। स्पीशीज की फॉर्म पे अगर हम स्पीशीज का करें, तो स्पीशीज हम बहुत छोटे लेवल पे हम कर रहे होते हैं ना, कि हम कोई भी स्पीशी उठाएं और उसकी अब उसके रिगार्डिंग वी स्टार्टिंग स्टडिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक स्पीशी, तो इट इज नॉट at the highest level. We are talking about here, we want the answer of the highest level of biological classification. अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, तो पॉपुलेशन क्या होती है, एक हम लोग एरिया सेलेक्ट करते हैं कि हाँ भाई इतनी पॉपुलेशन, या कम्युनिटी की बात करें तो इतनी कम्युनिटी। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इकोसिस्टम, सो इट इंक्लूड्स होल these things, like it includes also species, population, community. तो हमारे पास इकोसिस्टम में क्या होता है, हमारे पास क्या होती है, एक हाई लेवल की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जाती है। तो इकोसिस्टम इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। अच्छा, ये वाले जो चीज़ें ना आपके जो लास्ट के चैप्टर्स हैं बॉटनी के, आई थिंक उनसे ये कुछ एमसीक्यूज हैं, सही है।
In an ecosystem, the dash play important role in recycling of the materials. हमारे पास इकोसिस्टम में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमारे जितने भी मटेरियल को रिसाइकल करने में हेल्प करती है। अगर हम बात करें ग्रीन प्लांट्स की सिर्फ, तो नहीं, उसके अलावा भी हमारे पास जो डेड बॉडीज वगैरह होती हैं वो भी क्या करती हैं, आगे फर्दर जाके क्या होती हैं, वो चेंज हो जाते हैं किसमें, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, ये हमारे पास एक हमारी जो अर्थ है, हमारी ज़मीन है, उसमें एक कुदरती ये चीज़ है कि आप कोई भी चीज़ क्या करें, वो डिकम्पोज्ड हो जाती है। जिससे हम बोलते हैं कि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होती। तो हमारे पास क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें डिकम्पोज हो जाती हैं उसमें, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमंस हो, सब चीज़ें। हर्बीवोर्स या कार्निवोर्स की स्पेशली बात करें तो वो भी नहीं होता। हमारे इकोसिस्टम में जो कि रिसाइकल करते हैं मटेरियल को, दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स जो करते हैं वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पास किसमें, वो हमारे पास रोल प्ले करते हैं किसमें, रिसाइकलिंग में। तो करेक्ट ऑप्शन इज डीकम्पोजर्स। अच्छा, उसके बाद इन्होंने हमसे पूछा है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेस। हमारे पास अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए, हमारी बॉडी में अगर आयरन का लेवल लो हो जाए, तो हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हम उस कंडीशन को बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी हो जाना। जिस तरह हमने कहा, अगर हमें लिपिड हमारी बॉडी में कम हो गया तो हम कहते हैं कि लिपिडीमिया हो गया हमें। इस तरह आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो एनीमिया हो गया। हम डेफिशिएंसी को बेसिकली एनीमिया कहते हैं। अब प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग जो होती है, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हमारे पास किसकी वजह से होती है, ड्यू टू आर लो प्लेटलेट्स काउंट। हमारे पास अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स क्लॉटिंग का काम करें, अगर हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो हमारे पास क्लॉटिंग नहीं होगी। और जितनी देर से क्लॉटिंग होगी उतनी देर क्या होगा, खून हमारा निकलता रहेगा। तो वी कैन से दैट इन आर प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, व्हाट्स द रोल ऑफ इट। हमारे पास प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग का रोल क्या है कि हमारे पास क्लॉट नहीं बन रहा तो बहुत ज़्यादा हमारे पास ब्लीडिंग हो रही। टूट डी क्यों हो जाए तो ये भी नहीं, और ग्वाइटर भी नहीं। ग्वाइटर बेसिकली हमारे पास नेक में होता है और ये इससे रिलेटेड नहीं है। Next is the mechanism in which internal condition of the body are properly maintained and regulated is called. In which state, in which mechanism our internal body condition, जो हमारी बॉडी के अंदर की कंडीशन होती है वो मेंटेन है, रेगुलेट है। हम लोग खाना खाते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा इनटेक करते जाएंगे, बहुत ज़्यादा खाएंगे, तो क्या हमारे पास होम्योस्टैटिस मेंटेन रहेगा। होम्योस्टैटिस का मतलब क्या होता है, होम्यो मीन्स सेम और स्टेटस मीन्स स्टेटस, जो भी हमारी बॉडी कंडीशन चल रही होती है। तो हम क्या बोलते हैं, वो मैकेनिज्म जिसमें हमारे पास हमारी बॉडी का जो इंटरनल जो भी इन्वायरमेंट है वो क्या हो, मेंटेन रहे, कोई भी चीज़ ज़्यादा कम ना हो, हर चीज़ अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन काम करें हमारे पास। अब हम कहते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा ठंड में चले जाते हैं तो ऐसा होगा कि अगर हम स्नो फॉलिंग में जाते हैं तो हम जमते क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या मेंटेन है, होम्योस्टेटिस मेंटेन है। वो इंटरनल बॉडी एनवायरनमेंट को मेंटेन भी कर रही है और रेगुलेट भी कर रही है। तो इस मैकेनिज्म को, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेटिस। कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल कंडीशन जितनी मर्जी चेंज हो रही है, हमारा इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट क्या है, it is at the same position, it is doing the same work like before. So it means it is the mechanism is called homeostasis. It means that our body internal environment does not change, external environment do not affect our internal conditions of our body, right? तो इसका क्या आंसर है, homeostasis। यहाँ पे इन्होंने पूछा a pair of kidneys consist of millions of functional unit। इन्होंने लाइक आपको थोड़ा सा लाइक ट्विस्ट करके एक बात कह दी कि ये पूछ सकते थे कि किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है, बट इन्होंने कहा कि अ पेयर ऑफ किडनी, जो हमारे पास पूरी दोनों किडनीज का मतलब दो का पेयर होता है, दोनों किडनीज में हमारे पास बहुत सारे मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट है। वो कौन से, वी ऑल नो दैट आर किडनी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स,
बहुत सारे नेफ्रॉन्स मतलब एक साथ आते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन कंबाइन टुगेदर टू मेक अ किडनी एंड इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ आवर क्लीनिंग ऑफ ब्लड। बेसिकली हमारे पास यहाँ ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। न्यूरॉन्स एंड डेंड्रॉन्स इन स्पेशल न्यूरॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, सिग्नल ट्रांसमिटिंग का काम करते हैं, तो हमारे पास इसमें काम नहीं करते किडनी में, ठीक है। चलें, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू क्या है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। यू मस्ट नो दैट कि हमारी ह्यूमन बॉडी में टोटल कितनी बोन्स होती हैं। तो टोटल ह्यूमन बॉडी में वी हैव 206 बोन्स प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी। इसमें हमारी स्कल की, शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, सब बोन्स मिलाकर टोटली 206 बोन्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट है इन अ ह्यूमन बॉडी हु मेक्स आवर स्केलेटन। अभी मैंने ऊपर आप लोगों को सब चीज़ें बताई थी कि हमारे पास सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी, ठीक है। हम जो सिर्फ सेल को पढ़ते हैं तो उसको हम बोलेंगे सेल बायोलॉजी। और अगर हम लोग सेल को पढ़ते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेल की बायोलॉजी पढ़ना। क्या करना, बायो मीन्स हमारे पास लाइफ और लॉजी मीन्स स्टडी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेल स्टडी मीन्स सेल की बायोलॉजी। अच्छा, अगर हम साइटोलॉजी की बात करें तो इसमें भी हम सेल को ही पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें हम सेल की फंक्शनिंग और पैथोलॉजी पे ध्यान देते हैं कि भाई क्या एबिलिटी है, अगर अंदर कोई चीज़ डिजीज कॉज करी है उसकी। तो अगर हम बोलेंगे सिर्फ हम जो सेल को स्टडी करें तो वो क्या होगी, सेल बायोलॉजी, मतलब सेल की लाइफ को स्टडी करना। अगर साइटोलॉजी की बात करें तो ये भी सेल स्टडी है, बट इसमें हमारे पास बेसिकली हम पैथोजेंस वगैरह या सिर्फ स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। अच्छा, विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में कम हो जाए तो हमारे पास रिकेट्स की डिजीज हो जाती है। बेसिकली रिकेट्स में क्या होता है, आपके जो लाइक स्ट्रक्चर होता है ना स्केलेटन का, आपके जो बेसिकली नीज की साइड से वो क्या हो जाती है, वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। वो हमारे पास कौन सी कंडीशन में होती है, इट अकर्स इन आर रिकेट्स। स्कर्वी हमारे पास विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। और अगर हम बेरी बेरी की बात करें तो ये बेसिकली हमारे जो भी लिवर का मैकेनिज्म होता है उसमें होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये डिफरेंट कंडीशंस थी जिनमें इन्होंने पूछा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होगा। तो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज रिकेट्स इन आर बेसिकली, ये ज़्यादातर किसमें होता है, आपके बच्चों में होता है, किड्स में, चिल्ड्रंस में हमारे पास रिकेट्स होता है। बड़ी एज के जो लोग होते हैं, एजेड लोग होते हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है, मतलब उनकी जो बोन्स होती हैं वो खोखली हो जाती हैं, उनमें क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं। ऑस्टियो का वर्ड हम यूज करते हैं बोन्स के लिए, और ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स आपकी बोन्स में क्या हो जाना, छोटे छोटे सुराख हो जाना, पोर्स बन जाना। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स। मलेरिया किससे कॉज्ड होता है, तो वी ऑल नो दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। मलेरिया इज नॉट अ बैक्टीरिया, नाइदर फंजाई, और ना ही हमारे पास वायरस है। तो हमारे पास बैक्टीरिया किससे कॉज होता है, प्लाज्मोडियम से। ब्लड इज पम्प्ड इन हार्ट बाय, हमारे पास हार्ट में किस चीज से ब्लड क्या होता है, पंप होता है। अच्छा, यहाँ पे आंसर गलत लिखा हुआ है कि ब्लड पंप किससे होता है। बेटा ब्लड जो पंप होके हमारे पास आता है ना, वो कोरिनरी आर्टरी या पल्मोनरी आर्टरी से नहीं आता, ना ही आयोर्टा से पंप होता है। बेसिकली हमारे पास वेना कैवा से आता है और वहां से पंप होता है। जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्लड इज पम्प्ड इन मतलब हार्ट के अंदर, इन साइड पे, इन हमारे पास कैसे पंप होता है, तो हमारे पास क्या होता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा होते हैं। वो हमारी जो ब्लड है उसको लेकर आते हैं हार्ट के अंदर, एंड देन हमारा हार्ट क्या होता है, वहां से हमारी वजह से, उसकी वजह से हमारा हार्ट क्या होता है, पंप होता है, जिसमें हमारे पास ब्लड की पंपिंग होती है। तो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है वेना कैवा में वो सुपीरियर और इंफीरियर दोनों। बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है।
सेल मिलके बनाता है टिश्यूज, टिश्यूज मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके बनाता है फर्दर पूरा हमारा कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये बनाने के बाद वो हमारी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारी पूरी बॉडी कंप्लीट करता है। सेल किसने डिस्कवर्ड किया था? सो वी ऑल नो दैट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ही इज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो छोटा से छोटा फंजाई वगैरह, आपके लिए वायरसेस वगैरह, बैक्टीरिया हो गया, या उससे लेके ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स, आप कुछ भी देख लें, उनमें क्या होगा हमारे पास, क्या चीज़ प्रेजेंट होगी? दे ऑल कंटेन डीएनए। क्यों? क्योंकि डीएनए के पास हमारी पूरी इंफॉर्मेशन होती है, आई कलर, स्किन कलर, टोन, वे ऑफ टॉकिंग, सिटिंग, लाइक वॉकिंग, ये सब चीज़ें हमारे पास कहाँ से होती है? डीएनए से हमारे पास आती हैं, जो कि पेरेंट्स उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती हैं। सो आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स और ह्यूमन बॉडी, और वी सेड के हम बात करें किसी भी फंजाई, अमीबा और वायरस, बैक्टीरिया, तो उन सब में क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए हमारे पास प्रेजेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है डीएनए की? यू गाइस नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? काफी दफा मैंने आप लोगों को बताई भी है, अगर किसी को पता है तो आप माइक ऑन करके भी मुझे आंसर दे सकते हैं। फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद है हमारे पास लार्जेस्ट ग्लैंड, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होता है? हमारे पास लिवर होता है। कौन से ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे पास क्या सिक्रीट करते हैं? जो हमारे पास सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को, तो हमारे पास एंडोक्राइन सेल्स ऑलवेज सिक्रीट्स हार्मोन। एक्सोक्राइन नर्व सेल या मसल सेल हार्मोन सिक्रीट नहीं करते। मसल सेल मसल्स बनाते हैं। नर्व सेल क्या करता है? ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स का काम करता है। एक्सोक्राइन सेल्स भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करते, तो हमारे पास हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? एंडोक्राइन सेल्स। All the organism of the same group or species that live in specific area is called। कोई भी ऐसे organism जिनका same group हो, same species हो, मतलब वो एक दूसरे से मिलते जुलते हो और वो किसी एक specific area में रहे, so we call them population। वो क्या होती है? population होती है, जिसमें सारे organism की स्पीशीज भी सेम होती हैं, सेम ग्रुप की होती है, और एक ही सेम एरिया में लिव करती हैं, एक साथ रहती हैं, सो वी कॉल्ड देम पॉपुलेशन। All the organisms of the different group or species that lives in a specific area is called। वो जो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिफरेंट ग्रुप है, पहले हमने क्या बात की थी? सेम ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट स्पीशीज है, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं, वी कॉल देम अ कम्युनिटी। उसके बाद है डैश इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम। सो वी डिस्कस्ड इट बिफोर दैट प्लाज्मोडियम जो होता है वो हमारे पास क्या कॉस्ट करेगा? मलेरिया हमारे पास कॉस्ट होगा किसी वजह से, ड्यू टू आवर साइटोप्लाज्म। Which of the following is the center of metabolism? Center of metabolism कौन है? लिवर, हार्ट, किडनी। तो अच्छा, हमारे पास सेंटर ऑफ मेटाबॉलिज्म कहाँ पे हमारे पास मेटाबॉलिज्म होता है? किडनी में मेटाबॉलिज्म नहीं होता, वो एक फंक्शन सिंपल परफॉर्म करिए, ब्लड आएगा उसे फिल्टर करिए। लिवर क्या कर, हार्ट क्या कर रहा है? हमारे पास ब्लड को पंप कर रहा है, उसका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है। इट इज जस्ट अ वे टू फ्लो अ ब्लड इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, ठीक है। लेकिन अगर हम लिवर की बात करें तो लिवर में क्या हो रहा है? हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है वो हमारे पास क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं, वो टूटते हैं, उनसे हमारे पास चीज़ें मिलती हैं, वो डिफरेंट लिवर में जाती हैं, अपना फंक्शन करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिवर को हम बोलेंगे, लिवर को हम बोलेंगे वो क्या हमारे पास सेंटर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। Which of the following organ receives change in the internal environment?
हमारे पास क्या होता है, इफेक्ट रिसेप्टर्स होते हैं, हम उनसे हम डिटेक्ट करते हैं, फिर वो सेंसरी ऑर्गन के थ्रू जाता है और इफेक्टर इफेक्ट करता है। तो हमारे पास रिसेप्टर क्या करेंगे, हमारे पास रिसेप्टर क्या करेंगे, ऑर्गन से जो भी चेंज आ रहा है इंटरनल एनवायरनमेंट में उसको रिसीव करेंगे और फिर हमारा मैसेज पहुंचाएंगे कहाँ तक, हमारे ब्रेन तक, और फिर वहाँ से हमें जो करना चाहिए हम वो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। From control system, the messages is transferred to a particular organ by हमारे पास फ्रॉम कंट्रोल सिस्टम से अगर कोई भी पर्टिकुलर मैसेज, कोई भी सिंगल पर्टिकुलर मैसेज ट्रांसफर करना है, तो फ्रॉम विच वी कैन ट्रांसफर इट, सो वी कैन यूज मोटर न्यूरॉन फॉर दिस पर्पज। मोटर नर्व के थ्रू क्या होता है हमारे पास, वो कोई भी चीज़ ट्रांसफर हो जाती है। अगर रिसेप्टर की बात करें तो रिसेप्टर हमारे पास सिर्फ रिसीव करने का काम करते हैं। सेंसरी नर्व की बात करें तो सेंस के लिए काम करती है। तो हमारे पास मोटर न्यूरॉन इज द बेस्ट ऑप्शन। When a plant cell is placed in pure water, then dash take place. तो हमारे पास क्या होगा, जब अगर हम वाटर प्लांट सेल को प्योर वाटर में रख दें और फिर हम उसको एक साइड पे रख दें और काफ़ी टाइम बाद देखें, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस का प्रोसेस हो चुका होगा। एंडोऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा जब हम किसी भी कह लें कि प्लांट सेल को प्रोड्यूस करेंगे, वाटर उसको प्लांट सेल को रख देंगे इसमें वाटर में। When a plant cell is placed in pure water, then ऐसे ही तो क्या, urine leaves the body during urination from the bladder through a tube called the, वो ट्यूब जिससे हमारे पास यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है, इट इज कॉल्ड आर यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू हमारे पास मेल फीमेल दोनों में क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन। उसके बाद है हमारे पास मलेरिया वाटर एबिलिटी इज फ्रॉम इज अ डिमांड ऑफ, मलेरिया की जो मॉडरेट वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कहाँ किस पे डिपेंड करती है, मीजोफाइट पर डिपेंड करती है। One of the following to the water and solute content of the living cell, कौन सा ऐसा फॉलोइंग है जो कि हमारे पास वाटर या सॉल्यूट कंटेंट है सेल का। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या कहते हैं, वाटर और सॉल्यूट कंपोनेंट को, कंटेंट को क्या करता है, बैलेंस रखता है। किसके थ्रू बैलेंस होती है, ऑस्मो रेगुलेशन। जीरोफाइट्स हैव एडेप्टेशन फ्रॉम रिड्यूस रेट ऑफ, हमारे पास जो भी क्या कहते हैं एडेप्टेशन आती है जीरोफाइट्स में, वो रिड्यूस होती है किसके रेट के थ्रू, वो रिड्यूस होती है ट्रांसपायरेशन के रेट के थ्रू। ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसमोटेशन ये नहीं होगा हमारे पास वो चीज़ जो कि जीरोफाइट्स हैं, हैव द adopts for reduced rate is transpiration. Which hormone is produced at the time of डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में हमारे पास क्या होता है, वाटर बहुत ज़्यादा जो है प्रोड्यूस होने लग जाता है टू कंपनसेट, ठीक है, कंपनसेट होता है ताकि हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन हो सके। उसके बाद है वर्टिब्रल कॉलम ऑफ डैश वर्टिब्रा। वर्टिब्रा की टोटल कितनी कॉलम होती है, 33 होती है, जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी फोकस और ये सारी हमारे पास क्या होती है, बोन्स होती हैं जो कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होती है। टोटल कितनी होती है वर्टिब्रल कॉलम की, 33, और ओवरऑल बॉडी की बात करें तो 206। ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय डैश एक्टिन फिलामेंट। जितने भी हमारे पास मायोसिन फिलामेंट है वो किससे सराउंड है, एक्टिन फिलामेंट के। तो 12 एक्टिन फिलामेंट से एक मायोसिन क्या होता है, जो है फिलामेंट से सराउंड होता है, बना हुआ होता है, ठीक है। ह्यूमरस फॉर्म्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन बनाता है, स्कैप्यूला। स्कैप्यूला कौन सी होती है, हमारी शोल्डर की जो बोन है ना, शोल्डर टू चेस्ट जो बोन है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड द स्कैप्यूला। The myofibrils consist of smaller contractile units called myofibril, जिनका जो क्या किससे बने होते हैं, सबसे छोटे contractile unit से बने होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, we call them sarcomere। sarcomere बहुत सारे sarcomere मिलते हैं, तो वो क्या बनते हैं, बनाते हैं हमारे पास एक contractile unit बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं। उसके बाद है डैश परसेंट वाटर इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर रिवर एंड टेम्परेचर्स।
हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, कितना हमारे पास बॉडी में, आप कह लें कि कितने परसेंट हमारी बॉडी में वाटर क्या है प्रेजेंट, सॉरी बॉडी में कह रही हूँ, फ्रेश वाटर जो है या लेक रिवर्स एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट वाटर प्रेजेंट है, तो 0.2% वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। Fever or high temperature helps in stimulating the protective mechanism against the pathogen. हमारे पास जब भी फीवर होता है क्या है, तो हमारे पास क्या होता है, तभी हमें पता चलता है कि इस बंदे को कोई ना कोई इन्फेक्शन है या कोई ना कोई डिजीज़ है। तो बुखार होना भी क्या है, अच्छी बात है। अगर बुखार नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किस चीज़ की बीमारी है और क्या इसका हल निकालना है। तो हमारे पास क्या होता है, पैथोजन के बारे में हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। The botanical name of touch me not is touch me not. touch me not होता है Prosopis Prosopis glandulosa। उसके बाद है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज। आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, इफ आयोडीन डेफिशिएंसी अकर इन आवर बॉडी इट कॉजेज गोइटर। गोइटर हमारी नेक में हो जाता है, ठीक है, जो आगे जाके फर्दर बढ़ता जाता है। आपने बहुत सारे केसेस देखे हैं, वे भी होंगे गोइटर के। बाकी मैं चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। The process of contamination of water is called, वाटर की कंटेमिनेशन हो गई, वाटर में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हो गई जो कि नहीं आनी चाहिए थी, तो हमने क्या कह दिया, वो वाटर में पॉल्यूशन हो गया। विच आर द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन सबसे ज़्यादा स्पेशल है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं किसके लिए, फॉर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर एसिड रेन। Malaria and African sleeping sickness are the example of। मलेरिया और यहाँ जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है, उसको दोनों को हम क्या नाम देते हैं, प्रोटोजोअल। प्रोटोजोअल हमारे पास क्या होता है, प्रोटोजोअल बेसिकली मलेरिया अफ्रीकन जो होता है, जिनमें हमारे पास सबसे ज़्यादा थकावट होती है, सुस्ती होती है, उनको हम क्या बोलेंगे, वो क्या होता है, या तो वो हमारे पास होता है क्या कहते हैं, मलेरिया प्रोटोजोअल होता है। जो स्लीपिंग सिकनेस होती है उसको हम प्रोटोजोअल की हमारे पास क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोटोजोअल की एग्जांपल बोलते हैं। स्कर्वी किसकी वजह से होती है, विटामिन सी की वजह से होती है। डेफिशिएंसी जब होती है विटामिन सी की, तो हमारे पास ब्लीडिंग का मसला होता है, क्योंकि क्लॉट्स नहीं बनते विटामिन सी की डेफिशिएंसी में। और लास्ट हमारे पास इन अर्थ फॉर्म ब्लैडर ओपन आउटसाइड बाय अ स्मॉल पोर इज कॉल्ड नेफ्रिडियोपोर। नेफ्रिडियोपोर होता है हमारे पास इन अर्थ फॉर्म ब्लैडर जो होता है ना हमारे पास स्मॉल पोर के साइड पे, बाहर की साइड पे ओपन होता है, उसको हम बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर। ठीक है, ये हमारे पास 51 है एमसीक्यूज थे टोटल, जो किसके थे, हमारे पास जेएसएमयू पास पेपर के।